समय के साथ साथ जिस तरह अपराध और अपराधियों की श्रेणी में बदलाव आ रहा है, उसी हिसाब से अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भी बदलाव लाने की जरूरत है। मोदी सरकार इस जरूरत को काफी अच्छे से समझती है। तभी तो संसद से आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पास कराने की कोशिश में लगी है। सरकार ने देश में आपराधिक केसों की जांच में बदलाव की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 संसद में पेश किया है। ये विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है और आगे की प्रक्रिया के लिए पक्ष और विपक्ष के बीच में रस्साकशी जारी है। विपक्ष इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की बात कर रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार इससे इनकार कर रही है। अपराधियों पर लगाम कसने के लिए मोदी सरकार की तरफ से लाए गए विधेयक में जो प्रावधान है, उसके मुताबिक ये अपराधियों के साइंटिफिक आइडेंटिटी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इजाजत देता है। इस विधेयक का मतलब शायद ऐसे समझना मुश्किल हो, तो इससे जुड़ी एक कहानी पर गौर फरमाना होगा। कहानी को समझने के साथ ही मोदी सरकार की तरफ से लाया गया ये विधेयक भी समझ में आ जाएगा। ये कहानी यूपी के शाहजहांपुर से जुड़ी है। एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो रेप पीड़िता के गर्भ से जन्मा और अब 27 साल बाद अब उसे सच्चाई पता चली तो वो अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान लगा दे रहा है। केस कुछ ऐसा है कि साल 1994 में शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक 12 साल की बच्ची अपने दीदी और अपने जीजा के साथ रहती थी। दीदी और जीजा दोनों काम पर जाते थे। ऐसे में मौका पाते ही मोहल्ले के दो भाई नकी हसन और गुड्डू घर में घुस आए और दोनों ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। समाज के डर से न बच्ची को इंसाफ दिलाया गया और न ही बच्चे को कुछ हुआ। उस छोटी बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया और फिर हरदोई में एक परिवार को वो बच्चा गोद दिया। उस पीड़ित लड़की की भी शादी हो गई, लेकिन शादी के 10 साल बाद जब लड़की के पति को उस बात की जानकारी हुई तो उसने लड़की को ही छोड़ दिया। इसी बीच इधर हरदोई में बच्चे ने अपनी मां के बारे में पूछना शुरू किया तो फिर बेटे को उसकी मां के बारे में बताया गया। बेटा अपनी असली मां से मिल लिया, लेकिन नाराज था। बार बार पूछने पर उसकी मां जवाब भी नहीं दे रही थी कि आखिर उसने अपने बच्चे को गोद क्यों दिया। लेकिन जब बच्चे ने ज्यादा पूछा तो मां ने अपना सारा दर्द अपने बच्चे को बयां कर डाला। बच्चे ने मां को इंसाफ दिलाने की ठानी। मुकदमा दर्ज करवाया गया। कोर्ट के आदेश पर 4 मार्च 2021 को सदर बाजार थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। लेकिन कोई भी केस तहकीकात के लिए सबूत मांगता है। ऐसे में एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि साक्ष्य और गवाह क्योंकि नहीं थे, इसीलिए दोनों आरोपियों पीड़ित मां और उसके बेटे के डीएनए सैंपल लिए गए, जिसमें आरोपी नकी हसन से बेटे का डीएनए मैच हो गया। पुलिस के मुताबिक इस केस में डीएनए रिपोर्ट सबसे बड़ा सबूत बन गई। बस इसी तरह सबूत जुटाने से ही जुड़ा है मोदी सरकार का नया विधेयक, जिस पर विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। आपराधिक पहचान विधेयक 2022 क्या है? मोदी सरकार के इस विधेयक के तहत आदतन अपराधियों, गिरफ्तार आरोपियों और मुजरिमों के बारे में पहले से ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी। पुलिस के अलावा जेल अधिकारियों को भी अधिकार मिलेगा कि वो गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए आरोपी और अपराधियों की रेटिना आइरिस स्कैन के बायोलॉजिकल सैंपल लेकर उसका विश्लेषण करे। अभी तक 1920 वाले कानून के तहत मजिस्ट्रेट से आदेश लेकर अपराधियों के सिर्फ फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और तस्वीरें ली जा सकती हैं। 1920 के कानून के तहत सिर्फ उन लोगों का डेटा जुटाया जाता है जो या तो अपराधी घोषित किए जा चुके हैं या फिर किसी जुर्म में गिरफ्तार किए गए हों और 1 साल की सजा सुनाई गई हो। लेकिन अब क्योंकि अपराधी स्मार्ट हो रहे हैं, तो फिर सरकार को भी तो ऐसे अपराधियों के लिए थोड़ा और स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। तो अपराधियों से ज्यादा शातिर होने के लिए ही मोदी सरकार इस विधेयक को पास कराना चाहती है। इस नए कानून में भी मजिस्ट्रेट के आदेश लेने जरूरी होंगे, लेकिन पुलिस को ये इजाजत होगी कि वो सजायाफ्ता या किसी भी आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर का भी नाप ले सकेगी। आरोपी के फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स के साथ रेटिना का नमूना, फोटो, ब्लड सैंपल और हस्ताक्षर भी लिए जा सकते हैं। नए विधेयक के तहत अब पुलिस को यह अधिकार मिलेगा कि वो किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का सैंपल ले सकती है। महिला या बच्चों के खिलाफ किए गए अपराध के मामलों में बायोलॉजिकल सैंपल की भी व्यवस्था दी गई है। इसमें दोषी या 7 साल की सजा काट चुके अपराधी होंगे।
नया विधेयक पूरी जांच परख कर अपराधियों की अलग अलग श्रेणी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तभी तो इस विधेयक में एक और जो प्रावधान जोड़ा गया है उसके मुताबिक अगर व्यक्ति जानकारी देने से मना करता है तो पुलिस के पास ये अधिकार होगा कि वो जबरन उस व्यक्ति से जानकारी निकलवाए, जिसे कार्यपालिका की तरफ से बाद में निर्धारित किया जा सकता है। इस विधेयक में अपराधियों का डेटा 75 साल तक संरक्षित करने का प्रावधान है। हर अपराधी का डेटा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की होगी। हमें उम्मीद है कि अब ये मोदी सरकार द्वारा लाया गया विधेयक आपकी समझ में आ गया होगा। साथ ही ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों ये विधेयक पारित होना जरूरी है। वैसे आप मोदी सरकार की तरफ से लाए गए इस विधेयक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगे रहे, पुलिस से क्रिमिनल 2 कदम आगे न रहे। पुलिस को सुसज्ज करना पड़ेगा। आप ह्यूमन राइट, प्राइवेसी, ये सारी चीजों को कर पुलिस के हाथ में हथकड़ी लगा दोगे और उसको तैरने के लिए स्विमिंग पूल में डालोगे और कहोगे जाओ भैया गोल्ड मेडल लेकर आ जाओ, वो नहीं आ सकता। उसके हाथ को सशक्त करना पड़ेगा, उसके हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, उसके हाथ में भी वेपन देना पड़ेगा। तो ये प्रयास पुलिस को सशक्त करना है, कानून प्रवर्तक एजेंसियों को सशक्त करने के लिए प्रयास है। मान्यवर, नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम चिर पुरातन पद्धतियों से हैंडल नहीं कर सकते। हमने भी नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक को अपनाना होगा और पुलिस को इससे लैस करना होगा, पुलिस को इसके ट्रेन करना पड़ेगा। भारत सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है। ये ब्यूरो देश भर में एनसीआरबी के पास जो क्राइम का रिकॉर्ड आता है उसका एनालिसिस करता है और विशिष्ट प्रकार के क्राइम करने वाले लोगों की मोडस ऑपरेंडी क्या होती है इसका स्टडी करता है, इस पर डिस्कशन होता है, इसके समाधान ढूंढे जाते हैं और वो समाधान बीपीआरएनडी के माध्यम से देश भर की पुलिस को भेजे जाते हैं। ये भी हमने नया इनिशिएटिव लिया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में भी हम बदलाव करने जा रहे हैं। ये भी बहुत पुराने हो चुके हैं, इसको भी बदलाव, मैंने सभी मान्य संसद सदस्यों को पत्र भी लिखे कि आपका कोई इसमें सुझाव हो तो आप जरूर भेज दीजिए। हम इसको अभी बना रहे हैं। और जहां तक बात करा कि भाई स्टैंडिंग कमेटी को देना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों को सुधार कर हम लाएंगे। निश्चित रूप से गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देंगे और जांच परख कर ही मैं उसको गृह के अंदर, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। परंतु इस बिल में इतने बड़े बदलाव ही नहीं हो रहे। मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, मैं तो रिक्वायरमेंट पर हूं। चिदम्बरम साहब ने और सारे लोगों ने जो जवाब दिए उसके मुझे जवाब देने। मान्यवर, इसके अलावा हमने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का कार्यालय का भी सभी जगह, सभी राज्यों को मैंने पत्र लिखा है। एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी को, हर राज्य की पुलिस को उस पर निगरानी रखे कि प्रोसिक्यूशन ठीक तरीके से हो। और ढेर सारे हमने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी मान्यवर लिए हैं। मैं ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को इसलिए बताना चाहता हूं